क्लास के सारे बच्चे है ना मेरे को प्यार भी करते थे, मेरे को छेड़ते भी थे। मेरे पापा है ना इतने सिद्धांतवादी थे, तो वो उनकी सोच अलग थी। मेरे और पापा ने मेरे को ना हमेशा ना बेटों से कम नहीं रखा। हमेशा मेरे दो भाई हैं, दोनों भाइयों में से ज़्यादा मेरे को प्यार दिया। लेकिन वो डरते थे। हफ्ते तक मैंने खाना पीना बंद कर दिया कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं कराओगे ना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। है ना, ससुराल मैंने आने के बाद में मैं अब ये निजी बातें तो क्या बताऊं, लेकिन नहीं मैंने नहीं हाँ। बहुत कुछ किया है। वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर वो सारी प्रतिभाएं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। आज ऐसी ही एक प्रतिभा हमारे बीच हैं, सोनम। सोनम जी नमस्कार। जी नमस्कार। सोनम जी बताइए क्या हालचाल है आपके? बस बढ़िया, और आपको देख के और भी बढ़िया। आहा क्या बात है। आपको बता दें कि देखिए, हर इंसान सुंदर है, हर दृश्य सुंदर है। खूबसूरती इंसान के मन में होती है, उसके विचारों में होती है। तो क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, सुंदरता मन से होनी चाहिए। तन से सुंदरता तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन मन और विचारों से जो सुंदरता होती है ना, उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जब 96, 7, 8 की बात थी, कृष्णा बालिका सत्संग महाविद्यालय में इलेक्शन था, तो उस समय एक सुंदर सी लड़की का पोस्टर पूरे शहर में चल रहा था। वो छोटे छोटे बाल, वो चांद सा चेहरा और वो बड़ा बड़ा ललाट, और वो चेहरा था, वो तस्वीर थी सोनम की। तो वहाँ पर लोगों की दृष्टि ये थी कि यार सोनम चुनाव में खड़ी हुई है, सारे लोग कन्वेंस कर रहे थे। तो उसके बाद की कहानी तो अपन बाद में लेते हैं। पहले आप बताएं कि स्कूली शिक्षा और बचपन आपका कैसा बीता? देखो, बचपन में मैं परिवार में सबसे छोटी हूँ, मेरे भाई बहन में। तो मुझे सबका स्नेह मिला। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका मेरे को सपोर्ट, प्यार, स्नेह सब कुछ मिला। और स्कूल में भी मैं ना बहुत छोटी सी थी, 2-2.5 साल की थी, तब मैं मेरे भाई बहन के साथ जाने लग गई थी। उस टाइम क्लास में नहीं बैठती थी, लेकिन मेरे भाई बहन के साथ में बैठती थी मैं। तो क्लास के सारे बच्चे है ना मेरे को प्यार भी करते थे, मेरे को छेड़ते भी थे। क्या बोलते थे? खिलाते थे कि है ना, अरे ये तो उसकी बहन है, ये उसकी बहन है, इस तरह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में मेरा दाखिला फर्स्ट क्लास में हो गया, और क्लास में भी मैं हमेशा अव्वल रहती थी। 8th क्लास तक अव्वल रहती थी। उसके बाद मेरे पापा झुंझुनू में सर्विस करते थे, तो मैं 9th क्लास में मेरा दाखिला झुंझुनू में हुआ था। लेकिन मेरा दाखिला भी इतनी आसानी से नहीं हुआ। मेरी बहन है ना, बड़ी बहन, उनकी पढ़ाई 8वीं क्लास के बाद पापा ने बंद कर दी थी कि है ना आगे नहीं जाना है। मतलब उस टाइम मेरे पापा है ना इतने सिद्धांतवादी थे, तो वो उनकी सोच अलग थी। तो वो हमारे घर पे है ना, ये लड़के लोग कोई आते थे ना, मतलब आवारा तो नहीं कहूँगी, लेकिन नहीं, आने आप नहीं कह देते सकते थे। हैं, अभी आपका अधिकार है। लेकिन आने नहीं देते थे। फिर मेरी बहनें तो मान गई, लेकिन जब मैंने 8th पास की ना, उसके बाद मैंने कहा मेरे को पढ़ना है आगे, तो पापा ने मना किया। तो मैं नहीं मानी। पापा सैटरडे संडे को आते थे, और बाकी झुंझुनू वहाँ पे अकेले रहते थे। तो मैंने 1 हफ्ते तक मैंने खाना पीना बंद कर दिया कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं कराओगे ना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मुझे पढ़ना है। उसके बाद में ना मैं सर्विस लगूं या नहीं लगूं वो आगे की बात है। तो पापा ने बोला कि बेटा सर्विस मैं कर रहा हूँ, तो मुझे देखो मुझे कितनी परेशानी होती है। मैंने कहा मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तो फिर लास्ट में पापा ने मेरा लेट फीस जमा करवा के मेरा एडमिशन करवाया था 9th क्लास में। और फिर मेरी 9th और 10th क्लास झुंझुनू में हुई थी। उसके बाद में थोड़ा कोई इश्यू हो गया था, पापा थोड़े बीमार थे, छुट्टियां ले ली थी। तो फिर जूनियर सीनियर मैंने मारूफ स्कूल से की थी। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने गर्ल्स कॉलेज सीखकर वहाँ पे एडमिशन लिया। और फिर सेकंड ईयर और बीए फाइनल मैंने गोयनका से किया। और उसके बाद मैंने एमए, हमारे मैडम भी आ गए, नमस्कार मैम। तो एमए हिंदी पढ़ा देते हैं रेणु मैम। तो बहुत अच्छे से रेणु पढ़ाते मैम थे, आपको हिंदी पढ़ाते थे और और बहुत अच्छा बिहेव था इनका। इतने हंसमुख, आज जैसे हंसमुख है ना, वैसे ही उस टाइम थे ये।
तो फिर मेरा एमए और वो वहाँ से हो गया। उसके बाद एमए फाइनल में थी उस टाइम, फिर शादी हो गई। फिर घर में काम वाम कुछ किया हुआ नहीं था। तो शादी के बाद में इतना प्रॉब्लम हुई कि ना काम करने में ये नहीं समझ में आता था कि कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं। पूरा पूरा दिन लग जाता था। चलो अच्छा, फिर जो भी। सामान्य लड़कियों के हाँ, सामने बहुत सारी समस्याएं आती हाँ, है हाँ, कि घर वाले भी बोलते हैं कि अब इसे पढ़ाना है, इसकी पढ़ाई रोक दें या फिर इसको आगे कुछ करना है। तो ऐसे में पिताजी का आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ये था कि बिटिया, मेरा बेटा बब्बर शेर है। मेरे और पापा ने मेरे को ना हमेशा ना बेटों से कम नहीं रखा। हमेशा मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से ज़्यादा मेरे को प्यार दिया। लेकिन वो डरते थे सिर्फ कि ना, उन्होंने देखा होगा अपनी हाँ, हाँ, लाइफ में कुछ ऐसा समाज का जो तो भी एक है। दूसरा रूप है। हाँ, तो वैसे शालीन लगता है, हाँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करने वाला होता है, हाँ, लेकिन भीतर जो कुठाराघात हाँ, वो समाज के पता नहीं अंदर जो चलता। विष घुला है वो बड़ा विराधक बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। उसी वजह से उन्होंने मेरे को मना किया, लेकिन मैं मानी नहीं। हुँ, हुँ, मैंने खाना छोड़ दिया। तो मेरी जिद के आगे उनको हारना पड़ा। और आपको पता है कि बच्चों के आगे माँ-बाप को तो हारना ही पड़ता सही है। बात है। और मेरी जिद कोई गलत नहीं थी, सिर्फ पढ़ने की जिद थी। हुँ, तो हुँ, उन्होंने मान ली मेरी बात। हुँ, हुँ, और फिर मैंने एमए, बीए, बीएड जो है, मेरी एजुकेशन हो गई, मेरी शादी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को सर्विस के लिए 1-2 जगह से मुझे ऑफर मिला था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने नहीं लगने दिया कि मैं हूँ, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उनके अगेंस्ट में कभी नहीं गई। और बस शादीशुदा लाइफ अच्छा चल रहा है, 2 बच्चे हैं। तो एक जैसे सामान्य दंपति में बहुत सारी घर की बाध्यताएँ होती है, वो तो देखो तो होती वो, हैं। लेकिन आप जैसे परिवार से निकलकर पिता की लाडली बिटिया हाँ, और उसके बाद लेकिन मैंने में मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है। हुँ, कि है ना, ससुराल मैंने आने के बाद में मैं अब ये निजी बातें तो क्या बताऊँ, लेकिन नहीं, मैंने नहीं, हाँ, बहुत कुछ किया है। मैं गाँव मतलब मेरे पापा के घर में है ना, हुँ, जब भी कोई नई चीज़ आती थी ना, सबसे पहले मैं बोलती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। हुँ, हुँ, तो कोई मेरा भाई बहन ये नहीं बोलता था कि है ना, नहीं, पहला मेरा हक होता था। लेकिन मैंने इधर आने के बाद है ना, मेरे आज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वो थे ना, मैं उनके अनुसार ढलती चली गई। मैंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नारी का ये बहुत बड़ा रूप हाँ, होता है कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। बिल्कुल। तो सोनम जी, आपने जैसे संगीत का आपको शौक है। बिल्कुल, संगीत का मेरे को बचपन से शौक है। हुँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं बचपन का ही बता रही हूँ आपको जी बताइए। कि हमारे समाज में ही मोहल्ले में हमारी बुआ जी लगते हैं, उनकी हुँ, शादी थी। हुँ, हुँ, तो मुझे गाने का शौक बचपन से था। मतलब उस टाइम मैं 8-10 साल की रही होंगी शायद, हुँ, या उससे भी कम रही होंगी। हुँ, तो मैंने एक वो बन्नी पे गीत गाया। हुँ, तो हम वो जैसे बंदूरी निकाल के लाते हैं ना, हुँ, हुँ, तो हम रास्ते में चल रहे थे गाते हुए। हुँ, तो हमारे कोई ऐसे गली में से कोई निकल के एक लेडी आई, वो ताई जी लगते हैं। तो वो बोल रहे थे कि गीत कौन गा रहा है, गाने वाला तो नहीं दिख रहा। हाँ, ये लता मंगेशकर की आवाज़ कहाँ से आ रही बोले ये गीत गा कौन रहा है। तो सबने बोला कि ये गा रही है। बोले ये गीत गा रही है। तो उसके बाद मैंने स्कूल में भी है ना, मतलब गाने का शौक था, तो हमेशा से मैंने पार्ट लिया। 26 जनवरी, 15 अगस्त और प्रेयर टाइम में मैं डेली प्रेयर में मेरा पार्ट होता था। अच्छा, वर्तमान में आप कोई जॉब करते हैं या घर पे ही या नहीं, कोई? अभी देखो मैं 2011 से 16 तक मंडी चेयरमैन रही हूँ। हुँ, हुँ, और मैंने गर्ल्स कॉलेज में चुनाव लड़ा, वो तो आपने बता दिया। और फिलहाल में जेजेबी कोर्ट है, किशोर न्याय बोर्ड, जहाँ पे 18 साल से कम उम्र के जो माइनर बच्चे होते हैं ना, उनका जस्टिस होता है। तो अच्छा, वहाँ अच्छा। पे मैं मेंबर हूँ। तो एज ए मेरी पोस्ट है मजिस्ट्रेट, हुँ, हुँ, जज मजिस्ट्रेट हुँ, एज ए पोस्ट है। हुँ, हुँ। तो फिलहाल तो तो यही ये कर रही हूँ। मनोनीत होता है या ये फिर कोई मनोनीत होता है, विधिवत 3 रूप साल से? के लिए है। तो तो मैंने, इसमें जैसे छोटे बच्चों की जो मनोवृत्तियाँ हैं वो हाँ, आपके सामने आती होंगी, बिल्कुल सामने तो आती उनका हैं। निर्णय में आपका सहयोग होता है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। जैसे उनका अपराध होता है? हमारे बिना हमारे मजिस्ट्रेट मैम जो हैं, हुँ। हमारे हमारे हाँ, सहमति से, सहयोग से ही। हमारे आपसी सामंजस्य से ही वो चीज़ें तो डिस्पोज़ल किस होती किस है। तरह के अपराध छोटे बच्चों में अपराध आप में तो देखो आजकल? चोरी है, डकैती है, मारपीट है, पोक्सो का है, हुँ, जैसे बलात्कार वगैरह, हुँ, हुँ। सारी हर किस्म के जो अपराध करते हैं ना, वो बच्चे सभी आते हैं।
तो ये छोटे बच्चों में के मनोवृत्ति मतलब ये अपराध की तरफ जाने की वजह मनोवृत्ति क्या है? उन बच्चों में वो अपने आप नहीं सीखते हैं, हम्म। वो किसी के साथ में रह के सीखते हैं हम्म। या ऐसे माहौल में रह के सीखते हैं कि वो इन चीज़ों में उनका दिमाग हो जाता है। मतलब संगत का असर इंसान संगत के का जीवन असर, में बिल्कुल पड़ता है। संगत का असर होता है। तो इस सारी चीजों से निजात पाने के लिए क्या करना देखो, चाहिए? निजात पाने के लिए हम बच्चों को समझाते हैं, जी। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो समझ जाते हैं हम्म। और स्टडी भी करते हैं, वहाँ पे रहते हुए स्टडी करते हैं, तो प्राइवेट वो एग्ज़ाम भी देते हैं, एग्ज़ाम उनकी दिलवाते हैं। और वो सारी चीज़ें फेस करके कुछ बच्चे हैं वो मतलब अच्छे भी बनना चाहते हैं, तो उनको हमारे बोर्ड की तरफ से है ना, हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो इसके भविष्य के लिए उसको हम है ना वहाँ से डिस्पोजल भी करते हैं। जी। और बाकी जो अपराधी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं, जो अडल्ट हो जाते हैं, तो फिर वो बड़ी जेल में उधर शिफ्ट हो जाते हैं, उधर शिफ्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे समाज के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो आप दर्शकों को बताएंगे कि वृक्ष लगाएं, एक पौधे बात, लगाएं। वृक्ष तो लगाए ही लगाए मतलब इतनी गर्मी हो रखी है, तो जहाँ भी अवसर मिले वृक्ष लगाएं। मैम ने तो शायद कल कहीं लगा रहे थे आप और बाकी मेरा लिखने का भी शौक है। बहुत तो अच्छी बात है, बताइए मैंने आप। देखो नारी शक्ति पे लिखा है, हम्म। मैंने देश भक्ति पे लिखा है, मैंने आपसी भाईचारे सौहार्द प्रेम इस पे भी लिखा है। और मैंने बचपन से लेके जवानी तक और मृत्यु तक जो भी होता है ना उस पे लिखा है। मैंने दहेज पे लिखा है। अरे वाह। मैंने कम से कम 35-40 रचनाएं लिखी हैं। वो पहले लिखी थी, अब मेरा थोड़ा सा क्या अब मैं आपको बताया हुआ है। तो आप जैसे आपकी जो रचनाएं हैं, आप उनको संग्रह करके, उनको लिपिबद्ध करके, हाँ किसी प्रकाशन से बात करके आपकी कोई किताब जी, होनी चाहिए ना, जी बिल्कुल क्योंकि आपके बाद आपके दस्तावेज जब जैसे जैसे समय निकलता जाएगा तो बिल्कुल वो बिल्कुल रहेंगे सबके। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रेम पे भी आपने कभी लिखा है? प्रेम पे लिखा है मैंने, बताइए। बिल्कुल, प्रेम पे भी लिखा है। बताइए। लेकिन मैं अभी प्रेम, ये मेरे जो लिखने का जो है ना संकलन, हाँ। ये आगे के टाइम में लिखो आप। सुनो, आगे के टाइम में रखो आप। अभी मैं एक लास्ट में गाना सुना दूं जो आपने सुना हुआ है। जी और सुनाइए। फिर सुनाइए सुनाइए। उमारे छैल भंवर का छैल भंवर का अलगो जाके ताम बाज खेता में बाज रे मेला में बाज कमरे छैल भंवर का छैल भंवर का अलगो जाके ताम बाज डूंगर ऊपर डूंगरी जी सुनो घड़े सुना डूंगर ऊपर डूंगरी जी सुनो घड़े सुना हाथा में मारे चुड़लो गड़ दे लड़ मोत्यारो हार मारे छैल भंवर का छैल भंवर का अलगो जा खेता में बाज रे मेला में बाज कमर छैल भंवर का छैल भंवर का छैल भंवर का अलगो जाके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना, ये सोनम जी हैं, इन्होंने गायकी में भी इनका शौक़ है। इन्होंने बहुत ही मधुर, ये शेखावटी अंचल की वो महिलाएं हैं जिन्हें परिवार से ही इस तरह के लोकगीत गुनगुनाने को मिलता है और इसके बाद ये मन में उतर जाते हैं। मन में उतरने के बाद जब भी कभी इंसान तन्हा होता है तो संगीत का साथ लेता है। बताइए आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मेरे को इस मंच पे बुलाया आपका धन्यवाद। आगे भी कभी आप याद करेंगे तो मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगी। जी जी बहुत बहुत आभार आपका। जी। आप जाते जाते बताइए, आपने जो प्रेम पे लिखा है वो पंक्तियां आप बताइए। वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। चलो कोई नहीं है ना। तो दोस्तों ये है सोनम जी और आपके बीच इन्होंने अपनी वार्ताएं रखी। आप इस एपिसोड को पूरा ही देखेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है।